Market Mantra, Market Mantra, Market Mantra, Market Mantra, Market Mantra, Market Mantra. Good evening and welcome to the Saturday edition of Market Mantra, in which we give you a complete update on the economic news of the day. Today we'll also be taking calls from you, our listeners, on any queries that you may have on business, economic and stock market matters. But do remember that we don't address stock or company specific queries. The numbers to call us on are 23314444, 23717106 and 23717117. And those of you who would be calling us from outside Delhi, please prefix 011. My name is Rajesh Lake, and with me is my co-anchor in Hindi, Amrish Saxena. नमस्कार। आर्थिक खबरों के कार्यक्रम मार्केट मंत्र के ताजा अंक में आपका स्वागत है। रोज की तरह आज भी हम ताजा आर्थिक समाचार आप तक लाएंगे। श्रोताओं, आज शनिवार है और हर एक शनिवार की तरह आज भी हम आपके प्रश्न सीधे प्रोग्राम में शामिल करेंगे। आप हमसे आर्थिक, व्यापारिक और शेयर बाजार से जुड़े किसी भी मुद्दे पर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, परंतु ध्यान रखिएगा कि हम किसी विशेष कंपनी या स्टॉक के बारे में आपको इस कार्यक्रम में जानकारी नहीं दे पाएंगे। हमसे बात करने के लिए आप हमें इन नंबरों पर फोन कर सकते हैं 23314444 और 23717106 और तीसरा नंबर है 23717117। आपके प्रश्नों का उत्तर देने और प्रमुख खबरों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं हिंद किसान चैनल के एडिटर इन चीफ हरवीर सिंह। हरवीर, नमस्कार। कार्यक्रम में आपका स्वागत है। वेलकम हरवीर। नमस्कार। थैंक यू राजेश। और सबसे पहले हेडलाइंस लेके मौजूद हैं राजेश लेख। Over 69 lakh tons of paddy has been procured from more than 6 lakh farmers during the ongoing Kharif marketing season, says the government. And the benchmark domestic stocks logged losses amid global sell-off in the business week ended yesterday. Sensex closes below 40,000 mark and Nifty settles near 11,750 level. सरकार के अनुसार मौजूदा खरीफ के मौसम में 6 लाख से अधिक किसानों से 69 लाख टन से अधिक धान खरीदा गया और कल समाप्त हुए सप्ताह में विदेशी बाजारों में बिकवाली के बीच प्रमुख शेयर बाजारों में गिरावट दिखाई दी। सेंसेक्स 40,000 के नीचे चला गया, जबकि निफ्टी 11,750 के आसपास बंद हुआ। और आज की पहली खबर, सरकार ने कहा है कि खरीफ के चालू विपणन सत्र में 6 लाख से अधिक किसानों से 69 लाख टन से अधिक धान की खरीद की गई है। कृषि मंत्रालय ने कहा है कि भारतीय खाद्य निगम और अन्य सरकारी एजेंसियों ने मिलकर पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, उत्तराखंड, चंडीगढ़, केरल, जम्मू कश्मीर और केंद्र शासित प्रदेशों से धान की खरीद की है। मंत्रालय ने कहा है कि सरकार अपनी मौजूदा न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी योजना के अनुसार ही किसानों से एमएसपी पर खरीफ फसलों की खरीदारी कर रही है। इस योजना के तहत अब तक कुल 13,128 करोड़ रुपए से ज्यादा की खरीद की गई है। कृषि मंत्रालय ने कहा है कि राज्यों के प्रस्ताव के आधार पर 10 राज्यों के लिए खरीफ विपणन सत्र 2020 के लिए 41 लाख टन से अधिक दलहन और तिलहन की खरीद को मंजूरी दी गई है। ये राज्य तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना, गुजरात, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान और आंध्र प्रदेश हैं। मंत्रालय ने आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल के लिए 1,23,000 टन कोपरा की खरीद को भी मंजूरी दी है। Harveer, the ministry has said that the government continues to procure Kharif crops at its MSP from farmers as per its existing MSP scheme. How do you view this? The total MSP value till date has been to the tune of 13,000, roughly about 14,000 crore rupees. Yes, Rice, it is very important because we have very good crop production in Rabi as well as in Kharif.
Kharif procurement was also very good in many states, and now, Rabi was good. Kharif is under progress, and as already you mentioned in the news that 76 lakh ton, more than 76 lakh ton paddy procured in the states where it is being grown and available in the market. At MSP, farmers are very much keen to get MSP for their crops, and already government this procurement is in a full swing, and they are getting the value of their produce. So it is a very important aspect for any farmer in the country, and it is not only paddy. As the government has given the detail about other crops like oilseed and pulses, how the operation is going on, and this copra and cotton procurement is also in full swing on the MSP, and different agencies of the government, central government as well as state government, are also buying this produce from the farmers. So basically this is an assurance from the government to the farmers that the price government is announcing for individual crop under MSP scheme, so they are being allowed to sell on that price to the government agencies, and arrangements are being made in all over the country for different crops wherever a particular crop is being grown. So that's why this is an assurance to the farmers, and it is good for the well-being of the farmers as well as for the better growth of the rural India and rural economy, because now in the pandemic, agriculture is the sector where we have seen promising, it's a promising sector in these days, and because production is very good, money is being flown to the farmers and in rural India through the purchase of these crops. So it is good for the economy, good for the individual farmer, and good for the other consumers also, because government is encouraging the farmer to grow the crops in a big way so that price will also remain under control. और गाजियाबाद से हमारे श्रोता रमेश लाइन पे हैं। रमेश नमस्कार, बताइए क्या पूछना चाहते हैं? नमस्ते, मैं गाजियाबाद से रमेश बोल रहा हूँ। मैं ये जानना चाहता हूँ कि कोरोना के कारण जो कठिन आर्थिक परिस्थितियां सामने आई है, उसमें क्या कंपनियों के डिफॉल्ट होने का खतरा काफी बढ़ा है, और ऐसे में डेट फंडों में पैसा लगाना क्या खतरे का सौदा होगा? और दूसरी बात यह है कि क्या इस परिस्थिति में बैंक भी काफी डिफॉल्ट करेंगे? नहीं, देखिए मैं आपको बताऊं कि बैंक्स तो डिफॉल्ट नहीं करेंगे, और डेट फंड्स जो है वो एक तरीके का उसमें ज्यादा स्टेबिलिटी है इन टर्म्स ऑफ रिटर्न, बिकॉज उसमें जो मार्केट फ्लक्चुएशन से वो आपको बचाता है काफी हद तक। ये बात सही है कि बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं जिनका अभी स्थिति जिनके ऊपर काफी असर पड़ा है इसका पेंडेमिक का, बिकॉज मार्केट्स बंद हुए हैं, उनके जो बिक्री है उस पर बड़ा प्रतिकूल असर पड़ा। लेकिन अनलॉकिंग के चलते अब धीरे धीरे काफी चीजें ओपन अप होने से, जैसे अभी रिसेंटली जो ऑटोमोबाइल की सेल का फिगर आया वो ईयर टू ईयर भी अगर हम देखें दैट पर्टिकुलर मंथ, उससे उसमें ज्यादा एक तरीके से बिक्री हुई है। तो एक तो ये फैक्टर है। दूसरे जो डिफरेंट सेक्टर है इकोनॉमी का, उसके लिए गवर्नमेंट ने उनको संकट से निकालने के लिए कई सारे कदम उठाए हैं, जैसे डेट रिस्ट्रक्चरिंग का है, एमएसएमई के लिए उनको मॉरेटोरियम भी दिया है। तो देयर आर मल्टीपल स्टेप्स गवर्नमेंट इज टेकिंग। बट ये बात सही है कि कुछ कंपनीज तो क्योंकि इतना बड़ा इशू है, और इसीलिए आरबीआई ने भी जो चालू वित्त वर्ष के लिए इकोनॉमी का जो एस्टिमेट दिए हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होगी इकोनॉमी, तो जाहिर सी बात है कि कुछ कारोबार के ऊपर प्रतिकूल असर पड़ेगा काफी हद तक। Satish Kumar from Rohini joins us. Satish, we welcome you. जी सर, मेरा ये सवाल है सर, अभी आईएमएफ ने कहा है कि भाई जो भारत की जो जीडीपी है इस साल वो माइनस में रहेगी, लेकिन अगले साल वो करीबन 8% से भी ज्यादा होगी। तो सर ये थोड़ा असंभव सा नहीं लग रहा? और मेरा एक सवाल और है सर, हमारे जो देश की जीडीपी है वो 1911 से 1936 के बीच में कितनी रही होगी? क्योंकि उस समय बहुत ज्यादा विकास हुआ है। हम जो दिल्ली या कहीं भी जिन चीजों पे आज भी गर्व करते हो वो लगभग 1911 से 1936 के बीच ही बनी हुई है काफी चीजें। तो सर ये बताइएगा वो कितनी जीडीपी थी उस वक्त 1911 से 1936 के टाइम में? धन्यवाद। देखिए, एक तो मैं आपको बताऊं कि जो इसका
IMF का जो एस्टिमेट आया है ग्लोबल इकोनॉमी का, उसमें हमारा भी आया है, इंडिया का भी आया है, और जाहिर सी बात है कि कॉन्ट्रैक्ट होगी और नेक्स्ट ईयर वो ग्रोथ दिखाएगी। इसमें कोई ज्यादा आश्चर्य नहीं होना चाहिए, बिकॉज इकोनॉमी अभी कॉन्ट्रैक्ट हुई है और अब धीरे धीरे वो नॉर्मल जो उसकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज है वो नॉर्मलिटी की तरफ जा रही है। सो इसका मतलब ये है कि अभी जो इसके सापेक्ष में उसमें ग्रोथ का जो उन्होंने अनुमान लगाया है वो काफी हद तक उचित है, क्योंकि नेक्स्ट ईयर हमें ग्रोथ देखने को मिलेगी, क्योंकि अभी हम लोग जो है इकोनॉमी नीचे जाएगी। अपने ये 1911 to 36 बिकॉज रैंडमली इट इज वेरी डिफिकल्ट टू चेक, और इसके लिए तो आपको थोड़ा देखना पड़ेगा, जो बुक्स हैं उसमें जाना पड़ेगा। आई कांट आंसर सडनली दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन के 36 में कितना जीडीपी था और अभी 1911। Sure. Listeners, if you have any question related to business, economic and stock market matters, then do call us at 2331-4444, 2371-7106 or 2371-7117. We have from Mumbai Ramesh with us. We welcome you, Ramesh. Please ask your question. Hello, Ramesh, can you hear us? Ramesh? Okay, I think we've lost touch with Ramesh. Moving on, the Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises, MSMEs, has said that it is not associated with the MSME Export Promotion Council in any way. In a statement, the ministry said it has not authorized any posting or appointment to any post related with this council. MSME Ministry said it has noticed that certain messages are being circulated in media and social media regarding issuance of appointment letter to the posted director by MSME Export Promotion Council, and it is also seen that the organization is using the name of the Ministry of MSME. Mischievous activities of the organization projecting itself as part of the MSME Ministry is strongly objected to by the MSME Ministry. Alerting the public at large about unauthorized and ill-intentional activities of MSME Export Promotion Council, the MSME Ministry has advised people not to fall prey to such messages or such elements. और दिल्ली से हमारे श्रोता अरुण लाइन पे हैं। अरुण नमस्कार, बताइए क्या पूछना चाहते हैं? My question is very simple. Why we are dependent upon age-old 30 companies for Sensex, and which have skyrocketed in the last few days, and it is only on a narrow scale of 2 or 3 companies and the higher companies there. Why can't we broaden the companies? We have millions and thousands of companies there. We are still sticking to 30 companies and 50 companies in Nifty. Why can't we broaden our base? Thank you. Yes, your point is very important and rational, because if you see many times it happens the market is growing, only certain stocks are moving, and stock market is also changing direction based on those companies. But it is not necessary that those 30 companies or 50 companies are the reflection of the overall economy or the overall corporate sector. So that's why it has an ambiguity sometimes. But at the same time, you have sectoral indexes also, so that it basically widens the choice as well as the assessment of the stock market or the particular stocks, gives choice to individual to think about which sector is going, and you will find a lot of analysis and details about this. So that is the point, and companies included or excluded from these indexes also. It is but at the same time, it is a question of discussion and debate that whether we should increase this size or not. So definitely one should look into it, or stock exchanges should look into it. और मुंबई से हमारे श्रोता रत्नाकर लाइन पे है। रत्नाकर नमस्कार, बताइए क्या पूछना चाहते हैं? हेलो, गुड इवनिंग सर। जी, मेरा सवाल है कि अभी जो रिसेंटली
फार्मर्स के लिए जो 3 बिल्स आ गए और सबमिट हुए, तो उसकी वजह से जो फार्मर्स का एजुकेशन चल रहा था वो अभी कुछ जगह ही चालू था, सभी इंडिया में तो नहीं था। इसका मतलब कुछ अभी वो फार्मर का एजुकेशन खत्म हो गया ऐसे समझेंगे कि अभी भी फार्मर्स में ये है, असंतोष है। और दूसरा है कि ये बिल की वजह से एफएमसीजी जो शेयर पे उसमें कुछ बदलाव दिख सकता है। SPS Jain from Greater Noida joins us after this question is answered by एक्चुअली देखिए कि फार्मर्स का एजुकेशन का आपने जिक्र किया, जो गवर्नमेंट ने 3 कानून लेकर के आई है। एक पुराने कानून में संशोधन किया है, उसको काफी लिबरल किया है, और 2 नए कानून लेकर के आई है। गवर्नमेंट का मकसद है कि इससे किसानों को ज्यादा चॉइस मिलेगा और उनका जो इनकम की अपॉर्चुनिटी बढ़ेगी। बट जैसे आपने ठीक कहा है कि पंजाब और हरियाणा में और वेस्टर्न यूपी में कुछ जगह इसके खिलाफ किसान आंदोलन कर रहे हैं। एक तो ये फैक्ट है कि ये आंदोलन अभी चल रहा है, कुछ पॉलिटिकल पार्टीज भी इसको काफी अपोज कर रहे हैं। बट ये भी फैक्ट है कि काफी बड़ी तरह की प्रतिक्रिया नहीं आई है। और ये कई सारे फैक्टर होते हैं कि कहीं किस तरीके का क्रॉप है फार्मर्स का, उनसे डायरेक्ट जो नए कानून है उससे कितना लेना देना है, ज्योग्राफिकल कंडीशन प्लस क्रॉप पैटर्न, ये सब चीजें देश में बहुत डाइवर्सिफाइड है अलग अलग हिस्सों में। इसलिए ये उस तरीके से ही रहेगा जहां जिसका है। बट गवर्नमेंट ट्राई कर रही है कि उनको सेटिस्फाई करे, उनको जो इश्यूज हैं उसको डिस्कस करे। लेट्स होप कि इसका सॉल्यूशन जल्दी निकल जाए। और मुंबई से हमारे चित्र श्रोता मुजाहिर खान जी लाइन पे हैं। मुजाहिर साहब नमस्कार, बताइए। राजेश जी को और हरिवीर जी को प्यार भरा नमस्कार। नमस्कार जी। नमस्कार। राजेश जी, मेरा सवाल ये है कि हम छोटे इन्वेस्टर जो है, अभी जैसे कि मार्केट इतनी हाई पे पहुंच गई है, क्या आसमान छूने लगी, 40,000 को पार कर गया सेंसेक्स। देखिए आप पोर्टफोलियो देखते हैं तो वही 0/0 ही दिखता है, कुछ बड़ा तो दिखती नहीं है। और जब मार्केट गिरती है तो मालूम पड़ा कि हाँ भाई थोड़ा मार्केट गिरने का असर पहुंच जाता है। तो किस तरीके छोटे इन्वेस्टर के लिए क्या करना चाहिए आपके हिसाब से? देखिए ये तो बात ठीक है कि कुछ कंपनीज के स्टॉक्स बढ़े हैं, और अभी पहले भी एक कॉलर ने क्वेश्चन किया था कि सिर्फ 30 कंपनियों के हिसाब से सारा कुछ मार्केट का डायरेक्शन तय होता है या 50 कंपनियों के हिसाब से। तो ये तो एक तरीके का डिस्क्रिपेंसी तो है। प्लस आप ये भी देखेंगे कि कुछ इंडिविजुअल कंपनीज में के स्टॉक्स काफी बढ़े हैं क्योंकि उनमें डेवलपमेंट्स आए हैं। जैसे RIL में बहुत इन्वेस्टमेंट आया है इसमें लॉकडाउन पीरियड में, उसके जो डिफरेंट ये हैं बिजनेसेस हैं, जैसे टेलीकॉम बिजनेस है या रिटेल बिजनेस है, तो उसका स्टॉक्स बहुत ज्यादा गया। या कुछ जैसे अभी भी HDFC का रिजल्ट भी आया है, तो ये कंपनीज का परफॉर्मेंस अच्छा है, और कुछ IT कंपनीज में, फार्मा कंपनीज में। बट ये बात सही है कि उनके स्टॉक्स बहुत महंगे होने से जो छोटा इन्वेस्टर है उसको उसमें एक तो इन्वॉल्वमेंट नहीं है। बट आप ये देखिए पिछले दिनों सेबी ने कहा है कि जो म्यूचुअल फंड्स हैं उनके जो सर्टेन स्कीम्स हैं उनके लिए आपको फिर लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप तीनों में आपने जो पोर्टफोलियो को उस तरीके से मैनेज करना पड़ेगा आने वाले दिनों के लिए एक इंडिकेशन है। तो उसमें जो मिड कैप और स्मॉल कैप के जो स्टॉक होल्डर्स हैं उनको शायद इस तरह का फायदा आने वाले दिनों में मिले। From Thane, we are joined in by Aditya. We welcome you. हेलो। Yes, please. हरिवी जी नमस्कार। नमस्कार जी। मेरा सवाल पहला ये है कि जो है इस समय कृषि की सोइंग और हार्वेस्टिंग की सीजन चालू है, तो आपको क्या लगता है कि कितना एस्टिमेटेड प्रोडक्शन आ सकता है? और दूसरा सवाल मेरा ये है कि कुछ लोग कल कह रहे थे कि आपके शो पर ही एक्सपोर्ट आए थे, कह रहे थे कि हमारी इकोनॉमी इस ईयर के सेकेंड हाफ में रिकवर करेगी। तो आपको क्या लगता है कि क्या ये मानना सही है? क्योंकि इम्पैक्ट ऑफ पेंडेमिक बहुत ही हार्ड हिट किया है इकोनॉमी को, जो जैसी इकोनॉमी रिकवर नहीं कर पा रही है। देखिए आपने सही कहा है कि एक तो अभी खरीफ की हार्वेस्टिंग चल रही है और रबी की सोइंग अब शुरू हो गई है, और मॉनसून काफी बेहतर रहा है और प्रोलॉन्ग भी किया, इसलिए जो रबी का क्रॉप है उसके भी बेहतर होने के 2
वजह से प्रोस्पेक्ट्स हैं। एक तो जो सॉयल है उसमें मॉइस्चर अच्छा है, प्लस हमारे जो रिजर्वायर्स हैं उनमें वाटर का लेवल काफी बेहतर है, तो इरिगेशन की सुविधाएं रहेंगी। तो एक तो ये फैक्टर है। दूसरे ओवरऑल प्रोडक्शन में तो अभी उस तरह से कहना मुश्किल है कि कितना रहेगा, बट बिकॉज एग्रीकल्चर इज नॉट जस्ट वन थिंग। एग्रीकल्चर में आपको फूड ग्रेन है, आपका हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस है, आपका कमर्शियल क्रॉप्स हैं, कॉटन और शुगर केन जैसा, उसके अलावा आपका मिल्क प्रोडक्शन है, फिशरीज है। तो ये सारा क्योंकि जो 3.24% के करीब का ग्रोथ की उम्मीद है, तो जाहिर सी बात है खरीफ इज द फर्स्ट सीजन फॉर एग्रीकल्चर, रबी इज द सेकेंड सीजन, तो दोनों बेहतर रहेंगे। तो जो एस्टिमेट है वो शायद हो सकता है पार हो जाए उसमें इस तरीके का, ऐसा लगता है मुझे। और इकोनॉमी का है कि बिकॉज जो आई थिंक वर्स्ट इज ओवर, जो उसका प्रॉब्लम था लॉकडाउन का वो अब खत्म हो रहा है, अनलॉकिंग शुरू हो गया है। और अभी देखिए डीजल का भी जो कंजम्पशन है वो प्री कोविड लॉकडाउन पीरियड को क्रॉस कर गया है। इट मींस इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर नाउ ऑलमोस्ट इन फुल स्विंग। तो जाहिर सी बात है ये साइन है कि रिकवरी ऑलरेडी शुरू हो गया है। तो आगे जो नंबर आएंगे आपको थर्ड क्वार्टर से, दैट विल बी डिफरेंट। SPS Jain from Greater Noida joins us now. We welcome you. हाँ, नमस्कार जी। नमस्कार। हरबीर सिंह जी से मेरा सवाल यह है, अभी दालों के और एडिबल ऑयल के दाम बढ़ गए हैं, इसका क्या कोई पैंडेमिक इफेक्ट है या नॉर्मल प्रोडक्शन कम है, और गवर्नमेंट का टाइमली एक्शन क्यों नहीं होता है इसको इंपोर्ट करने में जिससे दाम बढ़ने देते हैं? देखिए, एक तो मैं बोलूं कि हमारा जो ये इसका पैंडेमिक से कोई बहुत डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, मैं आपको बताऊं, क्योंकि एग्रीकल्चर के जो प्रोडक्शन है दैट इज नेचुरल प्रोसेस, उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। हमारा सोविंग एरिया भी बढ़ा है और फार्मिंग एक्टिविटीज कंटिन्यू रही। एडिबल ऑयल में हमारा काफी डिपेंडेंसी है, 40% तक जो है इंपोर्ट के ऊपर। तो वो इंटरनेशनल मार्केट देखता है इंडिया की कंडीशन कि क्या है, एक तो उसका फैक्टर है, और कुछ प्रोडक्शन पे इम्पैक्ट आ सकता है। एडिबल ऑयल जो ऑयल सीड है हमारा, इस वजह से ये मार्केट में प्राइसेस ऊपर गए। पल्सेस का प्रोडक्शन भी, क्योंकि कुछ ज्यादा बारिश होने की वजह से देश के कई हिस्सों में पल्सेस का प्रोडक्शन पे उसका नेगेटिव असर आया है, और इस बार पल्सेस प्रोडक्शन कम रहेगा पिछले साल से, ऐसा मानना है। तो उसका इम्पैक्ट है, बट गवर्नमेंट ने इसीलिए आप देखिए कि जो इंपोर्ट ड्यूटी कम करके पल्सेस के इंपोर्ट की परमिशन दिया है 2 बार अभी पिछले दिनों में। तो अब वो क्वांटिटीज शिप होके आ जाएं, लेकिन अभी ऐसा नहीं है कि हमारे पास अवेलेबल नहीं है, बट ये है कि हाँ मार्केट ने उसका एडवांटेज लिया है, और इसीलिए ये इनके प्रोडक्ट्स की जो प्राइस है उसमें मूवमेंट अपवर्ड रहा है। इसलिए आप देखेंगे कि कुछ सीजनल भी असर होता है वेजिटेबल वगैरह का, और फूड इन्फ्लेशन इसीलिए डबल डिजिट में गई है सितंबर में। बट आप देखेंगे फूड ग्रेन में प्राइसेस में इम्पैक्ट उस तरीके का नहीं है, बाकी जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी वजह से ये दाम बढ़े हैं। और चलते हैं सेंसेक्स शेयर बाजार का हाल जान लेते हैं। कल समाप्त हुए सप्ताह में विदेशी बाजारों में बिकवाली के बीच प्रमुख घरेलू शेयर बाजारों में गिरावट दिखाई दी। उथल पुथल भरे कारोबार में सप्ताह में सेंसेक्स 40,000 के नीचे चला गया, जबकि निफ्टी 11,750 के आसपास बंद हुआ। अमेरिका में अगले महीने होने वाले राष्ट्रपति चुनाव से पहले प्रोत्साहन पैकेज की घोषणा की उम्मीद कम होने और यूरोपीय देशों में कोरोना वायरस मामलों की संख्या बढ़ने से निवेशकों में निराशा देखी गई। सप्ताह के दौरान सेंसेक्स 527 अंक यानी 1.29% की गिरावट के साथ 39,983 अंकों पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 152 अंक यानी 1.27% गिरकर 11,763 अंकों पर पहुंच गया। बम्बई शेयर बाजार के व्यापक बाजार में भी गिरावट दिखाई दी, लेकिन उसने सेंसेक्स से अच्छा प्रदर्शन किया। मिड कैप सूचकांक 0.5% गिरा, जबकि स्मॉल कैप सूचकांक में 0.81% की गिरावट दर्ज की गई। The benchmark domestic stocks logged losses amid global sell-off in the business week ended yesterday. In a volatile week, the Sensex closed below 40,000 mark, while the Nifty settled near 11,750 level.
dimming hope of the US stimulus package before the presidential election next month, and resurging coronavirus cases in the European countries impacted the investor sentiment. During the week, the Sensex declined 527 points or 1.29% to settle at 39,983, while the Nifty 50 index fell 152 points or 1.27% to settle at 11,763. The broader indices at BSE also depreciated but outperformed the Sensex. The mid-cap index lost 0.5%, while the small-cap index closed 0.81% down. और इस बीच मोदी नगर से हमारे श्रोता अशोक कुमार जी हमसे जुड़ चुके हैं। अशोक जी नमस्कार, बताइए क्या पूछना चाहते हैं? हेलो। हाँ अशोक जी, सवाल नमस्कार जी। अपने वो मेरा सवाल ये है जी, अपने रेडियो सेट का वॉल्यूम कम कर दीजिए। अच्छा ठीक है जी। जी पूछिए। दो सवाल है ना जी जी। एक तो ये है कि कार्वी ने घोटाला किया था, वो सबको पता है, लेकिन वहाँ क्रेडिट बैलेंस पड़ा हुआ है, 1 साल हो जाएगा नवंबर में, अभी तक वो वापस नहीं कर रहे हैं। और किसको कंप्लेंट करनी चाहिए, सेबी को या किसे? और दूसरा सवाल ये है कि मार्केट अब कैसे रहेगा? देखिए, कार्वी के ऊपर तो एक्शन हुआ था, उसके लिए तो आपको जो भी इश्यू है सेबी में कंप्लेंट करना ही पड़ेगा उसके लिए। और मार्केट को लेकर के मार्केट थोड़ा जैसे पिछले हफ्ते भी थोड़ा वॉलेटाइल रहा है, बट लिक्विडिटी काफी है उसके बावजूद। तो मेरे ख्याल से अभी कोई बहुत उस तरीके का प्रॉफिट बुकिंग अगर आती है तो कुछ ज्यादा बदलाव दिखेगा, अदरवाइज वैसे कोई ज्यादा चेंजेस अभी नहीं लगता है। Moving on, the Wall Street bounced back yesterday after 3 straight days of losses following a positive update from Pfizer on development of its COVID-19 vaccine and on data that showed stronger than expected retail sales growth last month. The Dow Jones Industrial Average gained 0.4% and the S&P 500 added 0.1%, while the Nasdaq Composite Index fell 0.4%. और इस बीच हमारे साथ मुंबई से हमारे श्रोता केशव जुड़ चुके हैं। केशव नमस्कार, बताइए क्या पूछना चाहते हैं? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। लॉकडाउन उठ चुका है और इंडियन इकोनॉमी पहले जैसे और पटरी पर नहीं आई है, लेकिन फिर भी मार्केट ऊपर जा रहा है। तो क्या ये अमेरिकन जो प्रेसिडेंट के इलेक्शंस है इसके मद्देनजर ये सब हो रहा है या बाद में और करेक्शन आने की संभावना है? थैंक यू। देखिए, ये डायरेक्ट उस तरह से तो नहीं कह सकते कि अमेरिकन इलेक्शन की वजह से मार्केट ऊपर जा रहा है, बट ये है कि ये ग्लोबली एक ट्रेंड है कि जिसमें लिक्विडिटी काफी बढ़ी है और इन्वेस्टमेंट के जो दूसरे एवेन्यूज हैं वो उतना प्रॉमिसिंग नहीं लग रहे हैं, इसलिए मार्केट में काफी लिक्विडिटी है और वो स्टॉक मार्केट में जा रही है और ये ग्लोबली ट्रेंड है। हमारे यहाँ भी इवन जो एफपीआईज है उसका भी पैसा आया है, तो ये और इवन डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स भी अगर आप देखेंगे वहां से भी इन्वेस्टमेंट हो रहा है। तो ऑल दीज फैक्टर्स टुगेदर making market in the upward side. So what do you think quickly in 30 seconds will happen in the coming week? You did mention that the volatility will remain. Are there any positive sentiments coming on our way? No, actually, Rais, we have to see because now results are coming. Like today, that recently we have seen HDFC made a good profit. Yesterday. Even net interest margin increased by 17%. So, it depends. Many briefly, companies will come with results and then that impact will be seen in the market also. जी, और हरवीर जी धन्यवाद आपका इस कार्यक्रम में शामिल होने, प्रमुख खबरों पर चर्चा करने और श्रोताओं के प्रश्नों का जवाब देने के लिए। Thank you, Harbir. And before we close the headlines once again, over 69 lakh tons of paddy has been procured from more than 6 lakh farmers during the ongoing Kharif marketing season, says the government. And benchmark domestic stocks logged losses amid global sell-off in the business week ended yesterday. Sensex closes below 40,000 mark and Nifty settles near 11,750 level. That's all we have in this edition of Market Mantra. Till tomorrow, goodbye. Market Mantra. Market Mantra.